स्टॉक मार्केट में एक नया रिकॉर्ड बना है। पाकिस्तान और ईरान ने अपनी ट्रेड को 10 बिलियन डॉलर तक लेके जाने का कहा है। गवर्नमेंट जो है वो सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन और सुई सदर्न गैस कंपनी को 5 छोटी कंपनीज में कन्वर्ट करने जा रही है। एफबीआर ने सिर्फ एक महीने में 816 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा किया है। स्टॉक एक्सचेंज पर पहली दफा कोई फलों और सब्जियों की कंपनी जो है वो लिस्ट होने जा रही है। 23 महीनों में पहली दफा जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो नेट बायर रहे हैं स्टॉक मार्केट में। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है शाफे भट्ट और वीकली राउंडअप की एक और वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। इस वीक भी हमारे पास बहुत अच्छी मज़े की इंटरेस्टिंग न्यूज़ है और न्यूज़ तो मज़े की है ही। स्टॉक मार्केट ने इस वीक जो है वो मज़े करा दिए हैं लोगों के, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। आई एम श्योर आप लोगों के भी पोर्टफोलियोज जो हैं वो बड़े सरसब्ज व शादाब ग्रीन ग्रीन हुए होंगे। तो स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस को हम वीडियो के आखिर में कवर करते हैं। अभी हम अपनी न्यूज़ की तरफ चलते हैं और पहली न्यूज़ भी हमारे पास जो है वो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ही आ रही है। स्टॉक मार्केट में 6 लाख से ज़्यादा अकाउंट्स खुल चुके हैं। जी हाँ, स्टॉक मार्केट में एक नया रिकॉर्ड बना है। 25,140 नए अकाउंट्स खुले हैं जुलाई 2026 में और ये अब तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड है एक महीने के अंदर। अगर हम स्टॉक मार्केट में एवरेज की बात कर लें कि एक महीने में कितने नए अकाउंट्स खुल रहे थे ऑन एवरेज, तो साल 2026 में ये नंबर आता है हमारे पास तकरीबन 15,856 का, यानी तकरीबन 16,000। और यही अगर हम एक साल पीछे चले जाएं तो फिजिकल ईयर 2025 में ये नंबर था 5,290, यानी कि सिर्फ एक साल में तकरीबन 3 टाइम्स का जो है वो इस नंबर में एवरेज में इंक्रीज आया है। और जून 2024 से जून 2025 में 19% की ग्रोथ थी और यही अगर हम जून 2025 से अगले साल जून 2026 का डेटा देखें तो उसमें तकरीबन 48% की ग्रोथ आई है। इतनी ज़्यादा ग्रोथ आ रही है स्टॉक मार्केट में नए इन्वेस्टर्स की जो अकाउंट ओपनिंग है उसमें। और ये सब इसके बावजूद है कि एक जंग चल रही है, मार्केट जो है वो नीचे है, लोग अजीब अजीब बातें कर रहे हैं कि पता नहीं मार्केट परफॉर्म करेगी या नहीं करेगी। तो मेरा ख्याल है लोगों में जो एजुकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है अब, कि भाई इवेंचुअली मार्केट ने परफॉर्म तो करना ही है। अभी एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से जो है वो ज़रा रुकी हुई है, बट जो डेटा है वो हमें यही बता रहा है कि लोगों का इंटरेस्ट इसमें बहुत ज़्यादा मौजूद है। अच्छा, इसमें अगर हम नॉर्मल वर्सेस सहूलत अकाउंट के डिफरेंस की बात कर लें तो ये जो नए अकाउंट्स खुले हैं इनमें 41% नॉर्मल अकाउंट हैं और 59% सहूलत अकाउंट खुले हैं। और यही अगर हम बात कर लें मेल वर्सेस फीमेल रेशो की, तो 84% नए अकाउंट्स जो हैं वो मेल्स के थे और 16% फीमेल्स के थे। तो फीमेल्स यहाँ पे थोड़ा सा पीछे हैं, बट आई एम श्योर ये नंबर्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव हो जाएंगे। और अगेन जेन जी और मिलेनियल्स जो हैं वो इसको लीड कर रहे थे। तो भाई ये नंबर्स तो बहुत तेज़ी से बढ़े हैं और क्लियरली हमें नज़र आ रहा है कि लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है स्टॉक मार्केट में। और क्यों ना हो, क्योंकि सिर्फ यही नंबर्स तो नहीं बढ़े, हमें आईपीओ के नंबर्स जो हैं वो भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। मेरा ख्याल है मैं हर वीकली वीडियो में बता रहा होता हूँ कि अब ये नया आईपीओ आ रहा है, अब ये नया आईपीओ आ रहा है। तो इस वीक भी हमारे पास 2 नए आईपीओस की न्यूज़ हैं, लेकिन उनको भी हम आगे जाके जो है वो डिस्कस करते हैं। अभी जो हमारे पास अगली न्यूज़ आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान और ईरान ने अपनी ट्रेड को 10 बिलियन डॉलर तक लेके जाने का कहा है। पाकिस्तान और ईरान ने ये कमिटमेंट किया है कि हम अपने बॉर्डर्स जो हैं वो ट्रेड के लिए 24 घंटे खुले रखेंगे। और ये कमिटमेंट जो है ये अभी 10th पाकिस्तान ईरान जॉइंट ट्रेड कमेटी इसमें की गई थी। इसकी एक मीटिंग हुई जिसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और ईरान से 6 मेंबर डेलीगेशन आया हुआ था, उनके बीच जो है वो ये मीटिंग हुई और इसमें ये एग्री किया गया है कि हमने जो अपने बॉर्डर्स हैं उनको वहाँ से ट्रेड को एक्सपेंड करना है और जो क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं उनको राउंड द क्लॉक हर वक्त यानी वो खुले रहेंगे और जो भी इसमें हर्डल्स हैं, ट्रेड में रुकावटें हैं, उनको दूर किया जाएगा। दोनों कंट्रीज़ ने जो है वो ये एग्री किया कि हमने लॉजिस्टिक्स की अरेंजमेंट्स को इम्प्रूव करना है, अपनी कोऑर्डिनेशन को बेहतर करना है और कस्टम अथॉरिटीज़ जो हैं उनके बीच भी जो कोऑर्डिनेशन है उसमें इम्प्रूवमेंट लानी है। तो ये जो है ये सारी कमिटमेंट्स की गई हैं और इस वक्त मैं नंबर्स चेक कर रहा था कि जो मौजूदा ट्रेड के नंबर्स हैं वो इस वक्त बहुत थोड़े हैं, तकरीबन 3 बिलियन डॉलर के करीब हैं। तो इसको 10 बिलियन डॉलर तक लेके जाने की कमिटमेंट की गई है, यानी कि तकरीबन इसको 3 टाइम्स जो है वो बढ़ाना है। तो अभी वैसे भी ईरान की फेवर में है ज़रा हमारी ट्रेड, ईरान ज़्यादा एक्सपोर्ट्स कर रहा है, पाकिस्तान वहाँ से इंपोर्ट्स जो हैं वो ज़्यादा कर रहा है। तो आई होप ये ओवर टाइम जो है वो पाकिस्तान की फेवर में भी जाएगा और हमारे रिजर्व जो हैं उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। अच्छा जी, अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो ये आ रही है हमारे पास अमेरिका की तरफ से। अमेरिका जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है हमारे मिनरल सेक्टर में। जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा यूएस कंपनीज़ को पुश कर रही है कि वो मिनरल्स के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करें पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान के पास काफ़ी अच्छे रिजर्व जो हैं मौजूद हैं इस हवाले से। तो इस हवाले से जो है फंडिंग भी की जा रही है एग्जिम बैंक की तरफ से और डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन की तरफ से।
और कुछ यूएस कंपनीज जो हैं वो खरीदने का, या जो छोटी माइंस हैं फ्यू मिलियन डॉलर्स की, यानी ये भी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट होती है, वो पाकिस्तान में ये कंपनी सोच रही हैं कि या तो हम खरीद लें या इस तरह से डेवलप करें। खासतौर पे कॉपर के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट आने का जो है वो इम्कान है। यूएस एम्बेसी के एक ऑफिशियल ने बताया कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पाकिस्तान में एक और रैकोडिक के साइज के प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंसिंग करने के लिए रेडी है, और जो यूएस इन्वेस्टर्स हैं वो सिक्योरिटी रिस्क्स के बावजूद ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हैं। अब सिक्योरिटी ही वो मेन कंसर्न है यहाँ पर, क्योंकि जो बलूचिस्तान है उसमें ऑब्वियसली वहाँ पर सिक्योरिटी के काफ़ी खदशात हैं, रिस्क्स हैं वहाँ पर। और इसी वजह से जो रैकोडिक के प्रोजेक्ट का जो पहला फ़ेज़ है, जिसकी एस्टिमेटेड अमाउंट तकरीबन $7.7 बिलियन बनती है, ये इसका पहला फ़ेज़ जो है वो अभी तक उसमें फाइनलाइजेशन नहीं हो सकी, वो डिले हो रहा है उसमें चीज़ें। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है एग्जिम बैंक, उसने इसके लिए $1.25 बिलियन की ऑफ़र जो है वो दी हुई है, लेकिन इसका जो फाइनल फाइनेंसिंग पैकेज है वो अभी तक फाइनलाइज नहीं हो सका अगेन सिक्योरिटी रिस्क्स की वजह से। तो एक दफ़ा ये रैकोडिक जो माइन है वो फुली ऑपरेशनल हो जाती है तो इससे साल के $2 बिलियन जो हैं वो जनरेट होंगे, जिसमें से $500 मिलियन जो हैं वो बलूचिस्तान को जाएंगे, और जो बाकी $500 मिलियन हैं वो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज जो हैं उनके लिए जाएंगे। बाकी जो 50% ओनरशिप है वो बाहर की कंपनी की है, तो ये तकरीबन $1 बिलियन जो है वो पाकिस्तान को मिलेगा। पाकिस्तान के पास इस वक्त मिनरल्स के बहुत अच्छे रिजर्व्स मौजूद हैं, और अमेरिका जो है वो 60 किस्मों के मिनरल्स जो है, जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी में और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, कंप्यूटिंग से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसमें चाहिए होते हैं, वो जो है वो अमेरिका यहाँ से ढूंढ रहा है, अमेरिका को इनकी ज़रूरत है। तो इस वजह से ये इतनी जो इन्वेस्टमेंट है वो पाकिस्तान में आने के इम्कान है अमेरिका की तरफ से मिनरल के सेक्टर में। दूसरा ये तो होगी बलूचिस्तान की बात। इसके अलावा जो है वो अमरीकी कंपनीज़ जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में और गिलगित में भी ये मिनरल्स के रिज़र्व जो हैं उनके लिए इन्वेस्टमेंट करने का सोच रही हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रही हैं। तो देखते हैं कि आने वाले वक्त में कितनी पाकिस्तान को इस हवाले से इन्वेस्टमेंट मिलती है, और लग तो यही रहा है कि पाकिस्तान का जो है वो अच्छा खासा इस हवाले से फ़ायदा हो सकता है। अच्छा, इसी से रिलेटेड हमारे पास एक और ख़बर आ रही है कि बलूचिस्तान में एक $200 मिलियन का माइनिंग प्रोजेक्ट था, जिसमें एक इशू चल रहा था, एक लीज़ का डिस्प्यूट चल रहा था, जिसको फाइनली अब दूर कर दिया गया है। ये बेसिकली जो है वो $200 मिलियन की बैराइट, लेड और जिंक का माइनिंग प्रोजेक्ट था खुशदार में, बलूचिस्तान में, जिसमें ये एक लीज़ का डिस्प्यूट चल रहा था, और फाइनली इसको जो है वो हल करा लिया गया इस डिस्प्यूट को। तो इस वजह से जो है अभी तक ये इसका इम्प्लीमेंटेशन फ़ेज़ शुरू नहीं हुआ था। अब क्योंकि ये डिस्प्यूट दूर कर दिया गया तो ये प्रोजेक्ट जो है वो फाइनली अपने इम्प्लीमेंटेशन फ़ेज़ में जाएगा। और इसमें बताया जाता है कि ये जो प्रोजेक्ट है इसको पाकिस्तान का मोस्ट सिग्निफिकेंट बेस मेटल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में से समझा जाता है। इसकी एस्टिमेटेड रिजर्व्स जो हैं इस माइन में वो 69 मिलियन टन्स के हैं, और अगेन इसकी लाइफ जो है वो बताई जाती है कि 34 ईयर्स की लाइफ है। तो ये SIFC की हेल्प से जो है इस लीज़ के जो इशू था इसको दूर किया गया, और अब फाइनली उम्मीद करते हैं कि इस पे काम शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ चलते हैं। तो ये आ रही है हमारे पास, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो अनरेटेड लार्ज प्राइवेट बोरोवर्स के लिए फाइनेंसिंग की लिमिट थी उसको 10 बिलियन रुपीज़ तक इंक्रीज़ कर दिया है। इससे पहले ये लिमिट जो है वो 3 बिलियन रुपीज़ की थी, यानी कि वो प्राइवेट कंपनीज़, वो इदारे जिन अनरेटेड हैं, यानी उनकी क्रेडिट हिस्ट्री मौजूद नहीं है, वो बैंक्स वगैरह से पहले जो है अप टू 3 बिलियन का लोन ले सकते थे। अब इस लिमिट को 3 गुना से भी ज़्यादा बढ़ा दिया, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो इसको 10 अरब रुपए पर ले गया है। और ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक ये फ़ैसला जो है वो जो मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं उसको देखते हुए, और जो बैंकिंग इंडस्ट्री से फीडबैक मिला है उसको देखते हुए ये फ़ैसला किया गया है। और ये 10 अरब रुपए के लोन की जो लिमिट है लार्ज प्राइवेट सेक्टर के लिए, अनरेटेड सेक्टर के लिए, ये 30 सितंबर से इफेक्टिव होगी। तो अभी ये ऑलमोस्ट 2 महीने का टाइम है, लेकिन इसके बाद जो है वो जो अनरेटेड लार्ज प्राइवेट सेक्टर है इसके लिए फाइनेंसिंग में एक बहुत बड़ा जंप आ सकता है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। तो ये आ रही है हमारे पास कि गवर्नमेंट जो है वो सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन और सुई सदर्न गैस कंपनी को 5 छोटी कंपनीज़ में कन्वर्ट करने जा रही है। जी हाँ, गवर्नमेंट ये अपना प्लान जो है वो फाइनलाइज कर रही है, जिसमें ये जो 2 बड़ी गैस की कंपनीज़ हैं इनको 5 छोटी कंपनीज़, एक ट्रांसमिशन कंपनी और 4 प्रोविंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फर्म्स, इनमें जो है वो कन्वर्ट किया जाएगा। और ये जो है वो सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन अगेन SNGPL और सुई सदर्न गैस कंपनी SSGCL,
इनके बारे में जो है वो इनको कन्वर्ट करने का कहा जा रहा है छोटी कंपनीज़ में। और ये फ्रेमवर्क जो है वो प्रपोज़ करता है कि इन 2 कंपनीज़ को अनबंडल करके इनकी सेपरेट ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और एनर्जी बिजनेसेस जो हैं उनमें इनको कन्वर्ट किया जाएगा। और इससे जो प्राइवेट सेक्टर है उसके लिए ग्रेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो इनमें जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सके। प्राइवेट सेक्टर जो है वो ये गैस वाले सारे सेक्टर में अपनी इन्वॉल्वमेंट को बढ़ा सके। सोर्सेज के मुताबिक जो कुछ बड़े मेजर बिजनेस ग्रुप्स हैं वो ऑलरेडी इसकी प्राइवेटाइजेशन में इंटरेस्टेड हैं। और ये डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर जो है ख़ास तौर पे इसके बारे में अगर बात की जाए तो इसमें काफ़ी सारे सीरियस चैलेंजेस फेस करते हैं कंपनीज़। जैसे कि जो ट्रांसफ़र प्राइसिंग है उसका मसला है, क्रॉस सब्सिडीज़, मल्टीपल जगहों से सब्सिडीज़ जो हैं वो आ रही होती हैं, और यूनिफॉर्म नेशनल गैस प्राइसेस, यानी जो गैस की प्राइस है वो सेम रखी होती है, हालांकि जो सिस्टम लॉसेज हैं वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग होते हैं। तो प्राइवेट कंपनी जो है वो अपने हिसाब से इसकी प्राइस एडजस्ट करेगी। अभी जो है वो पूरी जगह पे, सारी जगहों पे एक जैसी प्राइस मिल रही होती है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो प्राइवेट कंपनीज़ को फेस करने पड़ सकते हैं अगर वो जो है वो इस साइड पे आ जाती हैं। अच्छा, इससे पहले जो इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट केपीएमजी था और ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा जो है, उन्होंने इस प्लान को, क्योंकि पहले भी इसके बारे में बात हुई थी, तो इसको अपोज किया था फाइनेंशियल और टेक्निकल वायबिलिटी ग्राउंड्स के ऊपर। यानी वो कह रहे थे कि इसको जो है आप अनबंडल ना करें, इन 2 कंपनीज़ को छोटी कंपनीज़ में कन्वर्ट ना करें। तो उस वक्त 2020 में ये प्लान जो है इसको शेल्फ कर दिया गया था, इसको रोक दिया गया था इसके ऊपर काम। लेकिन अब जो है वो पेट्रोलियम डिवीज़न इसको फास्ट ट्रैक करना चाह रही है, इसको तेज़ी से करके ना, तो जो प्राइम मिनिस्टर है उनसे अप्रूवल लेना चाह रही है इसी मंथ, यानी अगस्त में जो पेट्रोलियम डिवीज़न है वो चाह रही है कि इसका अप्रूवल जो है वो मिल जाए। तो जो हमारे मिनिस्टर हैं उन्होंने इसका जो सारा रोड मैप है उसको फाइनलाइज़ करने का कहा है जल्दी से, और फिर अगस्त के एंड तक इसका जो है वो अप्रूवल लेना है। और फिर जो है अगर ये अप्रूवल मिल जाता है प्राइम मिनिस्टर से, तो फिर पेट्रोलियम डिवीज़न जो है वो इस पे फेज़ वाइज इसकी इम्प्लीमेंटेशन का काम शुरू करेगी, जो भी सारे रिफॉर्म्स करने हैं। और जो भी इसमें स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं उनके साथ कंसल्टेशन करके तो फिर एक स्मूथ ट्रांजिशन की जाएगी इन बिजनेसेस को पब्लिक से प्राइवेट लेके जाने की तरफ। और ज़ाहिरी बात है, जब ये बिजनेसेस जो हैं ये प्राइवेट होंगे, ये इंडस्ट्री प्राइवेट होगी, तो ज़ाहिरी बात है कंपटीशन बढ़ेगा प्राइवेट कंपनीज़ के बीच। तो हो सकता है कि जो आम कंज्यूमर है, आप लोग और हम लोग, हमारे लिए शायद बेहतर जो है वो गैस की प्राइसेस हमें देखने को मिले आने वाले टाइम में। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ चलते हैं। तो ये आ रही है कि गवर्नमेंट जो है वो आईएमएफ के साथ प्राइस को, ऑयल प्राइस को लेके कुछ फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो पैदा करना चाहती है, ताकि जो ऑयल के शॉक्स हैं उनसे जो है वो कंज्यूमर को थोड़ा सा रिलीफ दिया जा सके। पेट्रोलियम मिनिस्टर अली परवेज़ मलिक के मुताबिक पाकिस्तान जो है वो आईएमएफ के साथ बात कर रहा है कि जो फ्यूल प्राइसिंग मैकेनिज़्म है उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी पैदा की जाए, कि एक डायनामिक ग्रिड का कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस कराया जाए। यानी कि लेट से इस वक्त जो है वो जो पेट्रोलियम लेवी है वो 100 रुपये पे है, तो अगर प्राइस एकदम से बढ़ जाती है तो उस लेवी को कभी कम कर दिया जाए। अगर प्राइस नीचे आती है इंटरनेशनल मार्केट में तो फिर से लेवी को बढ़ा दिया जाए। यानी ये एक डायनामिक इसकी प्राइसिंग जो है वो रखी जाए, कभी ऊपर हो जाए कभी नीचे हो जाए। इसके अलावा एक प्राइस स्टेबलाइजेशन फ़ंड जो है वो भी बनाया जाए इस हवाले से, ताकि अगर गवर्नमेंट को कभी जो है वो इस हवाले से प्राइसिंग कम करनी पड़ती है तो वो फ़ंड जो है उसको यूटिलाइज़ किया जा सके इस काम के लिए। अच्छा, ये जो आईएमएफ मिशन है इसने पाकिस्तान आना है अगस्त और सितंबर में, यानी इस महीने, और अगले महीने भी पॉसिबिलिटी है कि ये मीटिंग्स वगैरह होंगी। तो लेट्स सी के इस हवाले से क्या रिजल्ट निकलता है। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ चलते हैं। तो ये आ रही है हमारे पास, एफबीआर ने सिर्फ एक महीने में 816 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा किया है, जो कि डॉलर टर्म्स में 2.9 बिलियन डॉलर्स बनता है। जी हाँ, ये हम जुलाई 2026 की बात कर रहे हैं, और इसमें जो एफबीआर का टारगेट था वो 780 बिलियन रुपीज़ का था, और कलेक्ट कितना किया एफबीआर ने? 816 अरब रुपए का। यानी कि अपने टारगेट से 36 अरब रुपए ज़्यादा का टैक्स इकट्ठा कर लिया है। तो एफबीआर तो टैक्स लेने में बहुत जो है वो तेज़ी दिखा रहा है, टैक्स जमा करने में। अब ये फिस्कल ईयर 2027 का पहला महीना था, तो स्टार्ट तो अच्छा लिया है। अभी जो पहले क्वार्टर का टारगेट है जुलाई से सितंबर का, वो एफबीआर के पास तकरीबन 3000 अरब रुपए का। तो स्टार्ट तो अच्छा लिया है, अब लग यही रहा है कि आगे भी इसी तरह एफबीआर जो है अच्छा खासा टैक्स इकट्ठा करता रहेगा। अगर हम जो है वो पिछले डेटा की बात करें तो जो लास्ट ईयर का यही जुलाई था उसमें 756 बिलियन रुपीस का जो है वो टैक्स इकट्ठा किया था एफबीआर ने, यानी कि ये तकरीबन 8% की ग्रोथ आई है। और जो जनरल सेल्स टैक्स है, जीएसटी, जो कि हर चीज़ के ऊपर ही लग रहा होता है, उसने जो है वो सबसे ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया 360 अरब रुपए का, ये अभी जुलाई 2026 में। और इसका टारगेट जो है वो 305 अरब रुपए का था। तो अगेन यहाँ भी 55 बिलियन रुपीज़ ज़्यादा जो है वो एफबीआर ने इकट्ठे किए। और ये जो इनकम टैक्स है इसकी अगर बात करें तो यहाँ से एफबीआर को 308 अरब रुपए का जो है वो टैक्स इकट्ठा किया है, और टारगेट 323 बिलियन रुपीज़ का था।
तो एफबीआर जो है वो अभी काफ़ी तेज़ी दिखा रहा है टैक्स इकट्ठा करने में। बाय द वे जो इनकम टैक्स फाइलिंग है वो चल रही है, तो आप लोगों ने भी अगर अभी तक अपना टैक्स फाइल नहीं किया तो टाइम से कर लें। अच्छा जी, अगली खबर हमारे पास आ रही है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक और डिजिटल बैंक को अपने पायलट ऑपरेशंस रन करने के लिए अप्रूवल दे दिया है। ये बैंक है हुगो बैंक, जो कि एक कराची बेस्ड डिजिटल रिटेल बैंक है, और ये बेसिकली कंसोर्शियम है पाकिस्तानी और सिंगापुरियन इन्वेस्टर्स का। तो ये जो है डिजिटल बैंक होगा, जिस तरह से ये इजी पैसा वगैरह होते हैं। अच्छा, इसका जो अप्रूवल मिला है इसके तहत ये अपने प्रोडक्ट्स को, बैंकिंग सिस्टम को और अपनी जो ऑपरेशनल रेडीनेस है, यानी अपने अपने सारे जो इसके फीचर्स हैं उनको टेस्ट कर सकेगा लिमिटेड नंबर ऑफ़ कस्टमर्स के साथ। तो अभी पब्लिक में नहीं जा रहा, कुछ लोगों के ऊपर ये, कुछ लोगों के साथ जो है वो टेस्टिंग होगी, और उससे अपने जो सारे ऑपरेशंस हैं उनको ये रिफ़ाइन किया जाएगा। और इससे इसके जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं, इसकी रेगुलेटरी कंप्लायंस और जो कस्टमर एक्सपीरियंस है, वो सारा भी जो है वो टेस्ट किया जाएगा, और फिर उसको जो भी कमी पेशी होगी उसको इन्हेंस करके, इम्प्रूव करके, तो फिर पब्लिक के लिए लॉन्च किया जाएगा। और ये जो है अच्छा, बाय द वे, मैं तो इजी पैसा भी यूज़ करता हूँ, और जो बाकी जो हमारे ऐप्स होते हैं, इस तरह ये जैज़ कैश हो गया, या इवन सादा पे, नया पे, मेरे पास तो ये चारों रखे हुए हैं। हालांकि इन सब में पैसा नहीं होते। तो आप लोग कौन सा जो है वो डिजिटल बैंक जो है वो यूज़ करते हैं, कमेंट्स में बताएं। अगली खबर की तरफ चलते हैं। तो ये आ रही है हमारे पास एक आईपीओ से रिलेटेड। एलएसई कैपिटल प्लान कर रही है 500 मिलियन यानी 50 करोड़ रुपए का आईपीओ अपने तीसरे एसपैक के लिए। एसपैक होता है स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी, और बेसिकली इसमें होता ही है कि पहले ये आईपीओ हो जाता है, और अभी इसमें कोई कंपनी वगैरह लिस्ट नहीं होती, ये सिर्फ एसपैक एक स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी होती है। ये सारा पैसा साइड पे पड़ा रहता है। बाद में जब कोई जो है वो बिज़नेस इस एसपैक को समझ में आता है कि यार हाँ, ये जो है इसको लिया जा सकता है, तो ख़रीदा जा सकता है, या उसके साथ मर्ज किया जा सकता है, तो फिर वो बिज़नेस जो है वो लिस्ट हो जाता है बगैर किसी ट्रेडिशनल आईपीओ के। यानी ये एक ख़ास तरीका है जो लिस्टिंग करने का, और इसमें जो है वो पहले से कोई कंपनी फ़िक्स नहीं होती कि इस कंपनी का जो है वो आईपीओ हो रहा है। बस ये पैसे जो हैं वो पहले से इसके पास आ जाते हैं, एसपैक के पास, लोग इन्वेस्ट कर देते हैं, और बाद में जब कोई कंपनी समझ आती है तो उसके साथ मर्ज किया जाता है या उसे एक्वायर किया जाता है। तो ये तीसरा एस्पेक्ट होने जा रहा है, जिसमें 50 करोड़ रुपए जो हैं वो रेज़ किए जाएंगे, जिसमें से जो 40 करोड़ रुपए हैं वो पहले जो प्री आईपीओ फेज़ होता है उसमें होंगे, और फिर जो 10 करोड़ रुपए हैं, 100 मिलियन, वो जो है फिर जो जनरल पब्लिक है वो उसके आईपीओ में उस तरह से पार्टिसिपेट करेगी। तो इन पैसों से बाद में जो कोई पोटेंशियल कंपनी नज़र आएगी इसको, उसके साथ एक्वायर कर लिया जाएगा। अच्छा, अगली खबर जो है वो हमारे पास बड़ी इंटरेस्टिंग है। स्टॉक एक्सचेंज पर पहली दफ़ा कोई फलों और सब्जियों की कंपनी जो है वो लिस्ट होने जा रही है। जी हाँ, ये है ऐसी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो कि पीएसएक्स पर लिस्टिंग के लिए रेडी है, और इसने अपना जो ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस है वो भी ऑलरेडी पीएसएक्स की वेबसाइट पर पब्लिश हो चुका है। ये कंपनी सरगोदा से है, और ये बेसिकली एक्सपोर्ट करती है किन्नू, मैंगो और जो आलू हैं वो ये एक्सपोर्ट करती है मिडल ईस्ट को, सेंट्रल एशिया को, फार ईस्ट को, यूरोप को और ऑस्ट्रेलिया को। तो अब ये जो है वो पीएसएक्स पर लिस्ट होकर तकरीबन 1.2 बिलियन से 1.9 बिलियन रुपीस जो है वो रेज़ करना चाह रही है अपने 30 मिलियन शेयर्स के अगेंस्ट। और इसमें बेसिकली अपनी जो है ये सारी कैपेसिटी को, अपने वॉल्यूम्स को इन्हेंस करेगी, ताकि जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको बढ़ाया जा सके। तो अगेन इसका ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस पीएसएक्स पर जो है वो पब्लिश किया जा चुका है। लेट्स सी कि इसका जो एक्चुअल आईपीओ है वो कब होता है। अच्छा जी, अगली खबर जो है हमारे पास वो अगेन पीएसएक्स से रिलेटेड आ रही है, और अगेन एक बहुत अच्छी खबर है। 23 महीनों में पहली दफ़ा जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो नेट बायर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में। जी हाँ, बेसिकली इससे पहले जो 22 से 23 महीने थे उनमें जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे वो नेट सेलिंग कर रहे थे, यानी जितनी भी वो बाइंग सेलिंग करते थे स्टॉक मार्केट में, उसमें सेलिंग वाला एलिमेंट जो है वो ज़्यादा होता था। तो अब 23 महीनों बाद पहली दफ़ा फॉरेन इन्वेस्टर्स ने बाइंग जो है वो ज़्यादा की है एज़ कम्पेयर टू सेलिंग। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको नज़र आ रहा है स्टॉक मार्केट में पोटेंशियल। जुलाई 2026 में जो इन्होंने नेट बाइंग की है वो $34.4 मिलियन की थी, बावजूद इसके कि जुलाई में जो इंडेक्स है वो तकरीबन 2.3% नेगेटिव था। तो अगेन ये हमें जो है वो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस दिखा रहा है स्टॉक मार्केट में, और जो मेजॉरिटी सेक्टर है उन्होंने नेट बाइंग इसमें देखी है। बैंक्स में, ऑयल एंड गैस में, उसके अलावा जो है वो, हाँ, इन दो सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा इन्फ्लोज आए हैं $13.8 मिलियन और $6.7 मिलियन के। और इसके अलावा जो है वो फर्टिलाइज़र सेक्टर में भी और ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनीज़ में भी जो नेट बाइंग है वो हमें देखने को मिली है। तो अगेन ये साल 2027 का जो फिस्कल ईयर 2027 है उसका पहला महीना था।
इसमें हम जो है ऑलरेडी मल्टीपल गुड न्यूज़ देख चुके हैं स्टॉक मार्केट के लिहाज से। एक तो ये हमने देख लिया अभी कि नेट बाइंग कर रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स। उसके अलावा मैंने आपको शुरू में बताया था कि 6 लाख से ज़्यादा अकाउंट जो हैं वो खुल चुके हैं स्टॉक मार्केट में, और सिर्फ जुलाई में जो है वो 25,000 से ज़्यादा अकाउंट्स खुले हैं। तो अब फाइनली स्टॉक मार्केट की बात कर लेते हैं कि इस वीक स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी रही। और परफॉर्मेंस की क्या बात करें भाई, इन्वेस्टर्स के तो मज़े हो गए। सिर्फ एक हफ्ते में मार्केट जो है वो 5,000 पॉइंट्स ऊपर गई है। अगर हम लास्ट वीक की क्लोजिंग की बात कर लें तो वो तकरीबन 176,000 पॉइंट्स के करीब थी। और उसके बाद जो है वो मंडे को मार्केट ने 2,105 पॉइंट्स की पॉजिटिव क्लोजिंग दी। ट्यूसडे को तकरीबन 1,100 पॉइंट्स नेगेटिव क्लोज हुई, लेकिन उसके बाद जो 2 दिन थे उनमें तो भाई मज़ा ही आ गया। वेंसडे को तकरीबन 3,000 पॉइंट्स की जो है वो पॉजिटिव क्लोजिंग हुई, और उससे अगले दिन अगेन तकरीबन 1,760 पॉइंट्स की पॉजिटिव क्लोजिंग हुई। तो ये 2 दिन जो है वो बहुत अच्छे गए, वेंसडे और थर्सडे। और फ्राइडे को मामूली सी जो है वो नेगेटिव क्लोजिंग हुई है, 0.2%। तो अगेन ये पिछले वीक से अगर कंपेयर करें तो 5,000 पॉइंट्स जो हैं वो ऐड हुए हैं। अब हुआ क्या भाई, वही लोकल जो है वो कोई मेजर चेंज नहीं आया। जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जियोपॉलिटिक्स, उन्होंने अगेन प्ले किया। हमें जो है वो न्यूज़ देखने को मिली ईरान और यूएस की टॉक्स के हवाले से कि ये जो वॉर को एंड करने की टॉक्स हो रही हैं उन पे बातचीत चल रही है अमेरिका और ईरान के बीच। और जो ईरान और ओमान है स्ट्रेट ऑफ हरमोज के हवाले से उनकी भी डील चल रही है। तो ये हमें कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स देखने को मिली जिसकी वजह से मार्केट ने इतना अच्छा परफॉर्म किया। और आई एम श्योर कि अगर दोबारा से हमें सीज़ फायर की न्यूज़ मिल जाती है कि अमेरिका और ईरान की जो है वो टोटल सीज़ फायर हो रही है, तो मार्केट जो है वो बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगी, अच्छी हमें रैली देखने को मिल सकती है। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो ख़ास तौर पे फ़ायदा उठाएंगे। जिन्होंने अर्ली इन्वेस्टमेंट की हुई थी, फिर मार्केट ऊपर गई, नीचे आई तो उन्होंने फिर से बाइंग की, जिसमें मैं खुद शामिल था। जब मार्केट नीचे आई है मैंने भी मल्टीपल टाइम्स बाइंग की है। तो आई एम श्योर मेरा भी फ़ायदा होगा, और आप में से भी जो लोग जिन्होंने इस मौके का फ़ायदा उठाया, जो सेल लगी थी उसका फ़ायदा उठाया, वो अब आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे। तो लेट्स सी कि आने वाला टाइम जो है वो कैसा रहता है, क्या अपडेट्स आती हैं उसमें। एनीवे ये थी आज की वीडियो, वीकली राउंड अप, जिसमें हमने बहुत सारी इंटरेस्टिंग न्यूज़ कवर की और स्टॉक मार्केट को भी कवर किया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।